नमस्कार। राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जो हमारा लास्ट ऑनलाइन जो क्लास थी उसमें हमने आपके प्रथम पेपर, उसकी प्रकृति और उसके सिलेबस पर डिस्कशन किया था। आज हम आपके द्वितीय पेपर, उसकी प्रकृति, सिलेबस और उससे संबंधित पुस्तक कौन सी उपयोगी रहेगी आपके लिए, उस पर चर्चा करेंगे। आपका जो सेकंड पेपर है उसका नाम है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी भारतीय राजनीतिक विचारक। इस जो आपका पेपर है, पत्र है, उसमें आप भारत के जो प्रमुख विचारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक सभी प्रकार के विचारकों का इसमें मिश्रण है, समन्वय है। ये आपका जो पेपर है ये भी 5 यूनिटों में विभक्त है। यूनिट फर्स्ट में आप मनु, कौटिल्य और शुक्र को पढ़ेंगे। जहाँ तक मनु की बात है, मनु का नाम आपने अनेक बार सुना है। वो भारत के महान या प्रथम स्मृतिकार हैं। मनु जितने विख्यात है उतने ही कुख्यात है। खास तौर से वर्णाश्रम व्यवस्था के विषय में उनका जो विचार है वो आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में पर्याप्त विवादग्रस्त है और अनेक लोग उनके प्रति अनेक आपत्ति रखते हैं, जो काफ़ी हद तक जिसको न्यायोचित भी माना जा सकता है। लेकिन किसी भी विचारक के प्रति हमें पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। हमें अपने विचारों का निर्माण स्वतंत्र रूप से उसका अध्ययन करके करना चाहिए। तो मनु से आपका भारतीय राजनीतिक विचार का अध्ययन शुरू होगा। मनु ने अपने विचार मनुस्मृति में दिए हैं। जहाँ तक मनु का प्रश्न है तो हम मनु के जो विचार हैं उसमें राज्य की उत्पत्ति का जो उसने सिद्धांत दिया है वो पढ़ेंगे। वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में उसके विचार पढ़ेंगे। इसके अलावा राज्य की जो प्रकृति है, राज्य के जो कार्य हैं, कानून और न्याय व्यवस्था है, दंड व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, मंत्री परिषद है, इसके बारे में उसके क्या विचार हैं, ये सब हम मनु के जो विचार हैं उसमें हम पढ़ेंगे। उसने उस समय इसके अलावा मनु ने राज्य के जो संगठन है वो किस प्रकार का हो, इसके संबंध में हम मनु के विचारों का अध्ययन करेंगे। तो मनु के विचारों को पढ़ना हमारे लिए रोचक भी होगा और वर्तमान समय में क्योंकि मनु का नाम हम अनेक बार सुनते हैं तो हमारे लिए ये आवश्यक भी होगा कि हम उसके विचारों को पढ़ें और उसके विषय में एक स्वतंत्र राय का निर्माण करें। जो आपका अगला टॉपिक होगा वो कौटिल्य होगा, जिसे आप चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, जिसने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र। अच्छा, ये भी एक विरोधाभासी बात है कि कौटिल्य की पुस्तक का नाम तो अर्थशास्त्र है पर वो राजनीति में लिखी गई है। कौटिल्य वही कौटिल्य जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं और हम मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान साम्राज्य निर्माता बनाने में उनका अमूल्य योगदान था। वो उनके सेनापति थे। कौटिल्य की जो सिद्धांत है वो बहुत ही आज के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है। मैं बोलूँगा अगर कोई भी प्राचीन भारत का कोई एक विचारक है जिसके विचार आज सबसे ज़्यादा रिलीवेंट है, जस्टिफाइड है, तो वो कौटिल्य है, जिसने व्यवहारवादी यथार्थपरक विचार दिए हैं। चाहे वो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हो या फिर राज्य के संगठन के संदर्भ में जो उनका सप्तांग सिद्धांत है, उनकी जो शाटगुण्य नीति है, राजा के जो उनने कर्तव्य बताए हैं, कल्याणकारी राज्य का जो स्वरूप बताया, जो जैसे वर्तमान में माना जाता है भाई राज्य का स्वरूप कल्याणकारी होना चाहिए, राज्य ऐसा होना चाहिए जो अपने नागरिकों के क्या बोलते हैं, नागरिकों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो ये सब है। वैदेशिक संबंध में जो उनके विचार हैं वो बहुत ही अधिक प्रासंगिक है। उनका जो मंडल सिद्धांत है, उनकी जो शाटगुण्य नीति है, उनके जो क्या बोलते हैं, साम दाम दंड भेद की जो उनकी 4 उपाय वाली जो नीतियाँ हैं, या उनकी गुप्तचर व्यवस्था के बारे में या सैन्य बल के बारे में जो उनके विचार हैं, ये सभी विचार ना केवल पढ़ने में रोमांचकारी हैं बल्कि आधुनिक संदर्भ में भी बहुत ही प्रासंगिक है। प्रथम यूनिट का ये जो तीसरा विषय आपका टॉपिक है वो शुक्र है। शुक्र के भी हम विचार पढ़ेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में हम आपके प्राचीन जो भारत के 3 प्रमुख विचारकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मनु, कौटिल्य और शुक्र शामिल है। जहाँ तक यूनिट सेकंड की बात है तो इसमें हम आपके आधुनिक युग के
तीन विचारकों दिए गए हैं, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। राजा राममोहन राय, जैसा कि आपने सुना है कि उन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसां यानी भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भारतीय धर्म संस्कृति के सुधार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे उनके एक ईश्वरवाद का विचार हो या उनके प्रयासों के उनके सामाजिक विचार हो, जिसके माध्यम से अनेक समाज सुधार संबंधी कार्य हुए, जिसमें सती प्रथा का जो उनने विरोध किया और उन्हीं के प्रयासों के कारण सती प्रथा को 1829 में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने बैन कर दिया, या नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार, नारी शिक्षा, नारी उद्धार के बारे में उनके विचार हो, पत्रकारिता शिक्षा संबंधी जो उनके विचार हो, या शिक्षा में जो उनने प्रयास किए हैं, शिक्षा संबंधी जो उनने संस्थाएं बनाई है, अंग्रेजी शिक्षा की जो वकालत की, ये सब के विचार ने मध्यकालीन जो हमारी भारतीय समाज था उसको आधुनिक युग में अग्रसर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारतीय आधुनिक भारत का जनक भी बोलते हैं, फादर ऑफ इंडिया रेनेसां भी बोलते हैं। तो राजा राममोहन राय का योगदान भारतीय विचार में एक महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। दयानंद सरस्वती, जहाँ राजा राममोहन राय ने वेदांत से प्रेरणा लेते हुए एकेश्वरवाद करते हुए हिंदू धर्म में आंतरिक सुधार किए, तो दयानंद सरस्वती के जो विचार थे वो राजा राममोहन राय की अगला चरण था, लेकिन उनने राजा राममोहन राय की तरह केवल सुधारात्मक या रक्षात्मक विचार ही नहीं दिए, उन्होंने हिंदू धर्म का सुधार करते हुए वेदों की और लोटो और मूर्ति पूजा का विरोध करने की बात करते हुए हिंदू धर्म में आंतरिक सुधारों का तो पक्ष लिया ही, लेकिन अपने आर्य समाज और सत्यार्थ प्रकाश जैसे अपनी पुस्तक और आर्य समाज जैसे अपने संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने हिंदू पुनरुत्थान का आक्रामक समर्थन किया, और हिंदू जो अपने आत्मग्लानि का शिकार था उसमें गौरव उत्पन्न करके उसमें सामाजिक चरित्र निर्माण, राष्ट्रीयता, स्वदेशी, स्वधर्म, स्वभाषा की प्रेरणा देकर उसे स्वतंत्रता और समानता के लिए आग्रह करने के लिए प्रेरित किया। ये दयानंद सरस्वती थे जिन्हें सबसे पहले स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा का बात की, शुद्धि आंदोलन को जन्म दिया, और बहुत संख्या में ऐसे हिंदू जिनका जबरन धर्म परिवर्तन किया था उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लिया, तो उनके विचार भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह स्वामी दयानंद विवेकानंद, उनके नाम से तो आप सब भी परिचित हैं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में हिंदू धर्म का पताका फैला दी, एक तरह से हिंदू संस्कृति की श्रेष्ठता स्थापित कर दी, हिंदू धर्म में उनका योगदान में अमूल्य है। उनके भी विचारकों को हम पढ़ेंगे। जहाँ तक यूनिट 3 है उसमें हम गोपाल कृष्ण गोखले, जो एक कांग्रेस के एक प्रमुख उदारवादी नेता थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो की, साथ में भारत सेवक समाज जैसे संगठनों के माध्यम से समाज सुधार, समाज निर्माण का भी कार्य किया। साथ में अंग्रेजी सरकार द्वारा जो धन निष्कासित किया जा रहा था, विभिन्न माध्यमों से भारतीय धन का जो अपव्यय करके इंग्लैंड ले जाया जा रहा था, उसकी को भी सामने लाकर एक राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में योगदान दिया। उसके बाद हम बाल गंगाधर तिलक को पढ़ेंगे यूनिट 3 में। तिलक जिन्होंने सबसे पहले बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं प्राप्त करके रहूँगा, फ्रीडम इज़ माई बर्थ एंड आई शैल हैव इट। उनने किस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रारंभिक आंदोलन था, प्रारंभिक उदारवादी स्वरूप था, जो एक ड्राइंग रूम आंदोलन के रूप में था, उसको किस तरह एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप देकर वो पृष्ठभूमि निर्मित की, जिसके आधार पर कालांतर में बाद में गांधी एक व्यापक पैमाने पर जन आंदोलन कर पाए। वही तिलक ही प्रथम आदमी थे जिन्होंने मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़, युवाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा, अपने पत्रकारिता के माध्यम से, मराठा केसरी जैसे अपने पत्रों के माध्यम से, शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव के माध्यम से, हिंदू प्रतीकों के माध्यम से उनने भारतीय संस्कृति का गौरव उत्पन्न करते हुए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके बाद हम सर सैयद अहमद खान, जो मुसलमानों में पुनरुत्थान के लिए जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया, जिन्होंने अपने प्रयासों से अलीगढ़ अलीगढ़ जो मुसलमानों का प्रख्यात शिक्षण संस्था है उसकी स्थापना में बल दिया, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, सर सैयद अहमद खान के बारे में। जहाँ तक यूनिट 4 की बात है तो हम मोहनदास करमचंद गांधी, नेहरू और अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे। तीनों के विचार महत्वपूर्ण हैं। महात्मा गांधी तो एक संपूर्ण विचारक है जिसने हर तरह के विचार दिए, चाहे उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हो, चाहे उनके
चाहे उनका सत्य और अहिंसा का सिद्धांत हो, चाहे उनका स्वदेशी की बात हो, चाहे उनकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो, चाहे उनके आर्थिक विचार हो जिसमें औद्योगिकरण का उन्होंने विरोध किया, श्रम के लिए रोटी के लिए श्रम, लेबर फॉर ब्रेड वाले जो उनने थ्योरी दी है, या उनने क्या बोलते हैं अपरिग्रह का सिद्धांत दिया, क्या बोलते हैं कुटीर उद्योग धंधों का, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, ये उनके जो राजनीतिक विचार थे उनके बारे में, उनके समाज सुधार के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में, उनकी बुनियादी शिक्षा नीति के बारे में, ये सब विचार हम गांधी के पढ़ेंगे जो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांधी के विचार आधुनिक समय में भी पर्याप्त प्रासंगिक है, उनकी आज भी महत्व है। उसके बाद हम नेहरू के बारे में पढ़ेंगे, नेहरू के प्रमुख विचारों के बारे में जानेंगे कि नेहरू की धर्मनिरपेक्षता के विचार क्या थे, नेहरू के फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी विचार क्या थे, नेहरू का जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उस पर क्या विचार थे, गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण से अस्तित्व की नीति के विषय में नेहरू के क्या बात थे, नेहरू की दृष्टि में मार्क्सवाद और साम्यवाद क्या था, या लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में नेहरू के क्या विचार थे, अंतर्राष्ट्रीयवाद के बारे में क्या उनके विचार थे, ये सब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम B.R. अम्बेडकर जिन्होंने भारत के दलितों, शोषितों, पिछड़ों को न्याय दिलाया, जिन्होंने उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अपने जीवन का सर्वस्व निछावर कर दिया, जो भारतीय संविधान के एक प्रमुख शिल्पी थे, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनके कार्यों प्रयासों उनके बारे में पढ़ेंगे। और एक और बात है, अम्बेडकर ने न केवल दलित उद्धार संविधान निर्माण के लिए कार्य किया, बल्कि जो उनके आर्थिक विचार है वो भी आज बहुत रेलिवेंट है, तो उसके बारे में भी हमें पढ़ने का मौका मिलेगा। जहाँ तक यूनिट 5 की बात है उसमें हम M.N. रॉय जिनका नव मानववाद के विचार है, M.N. रॉय के दलीन लोकतंत्र के विचार है उसके बारे में पढ़ेंगे। जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ेंगे जिनकी संपूर्ण क्रांति का विचार सबसे महत्वपूर्ण है, या राम मनोहर लोहिया जिनका समाजवादी या जो उनका चौखंबा सिद्धांत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो आपका सेकंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, भारतीय राजनीतिक विचार, इनको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, न केवल आपकी महाविद्यालय की परीक्षाओं के लिए, अकादमिक ज्ञान के लिए, बल्कि आगे कोई भी अगर आप प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो ये सब जो आपको हर तरह की प्रतियोगी परीक्षा में इन विचारों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय राजनीतिक विचारकों के लिए भी ये विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, आप भारतीय नागरिक होने के नाते विभिन्न भारत के जो प्रमुख विचारक हैं उनके विचारों से अवगत होना आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उनसे अवगत होंगे, और ये आपका कर्तव्य भी है। जहाँ तक सेकंड पेपर के लिए प्रमुख पुस्तक का है, तो जो आपका महाविद्यालय स्तर है उसको देखते हुए पुखराज जैन की जो भारतीय राजनीतिक विचारक पुस्तक आती है वो पुस्तक आपके लिए पर्याप्त होगी, तो आप इस पुस्तक की सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा इस विषय से संबंधित अब मैंने आपको कल और आज मिला के मैंने आपका सिलेबस डिस्कस किया। अब विषय आपके पाठ्यक्रम के अनुसार वीडियो और PDF फाइल्स और नोट्स शेयर किए जाएंगे, और आपकी कोई भी क्यूरीज है इन वीडियोस को लेके या विषय से संबंधित प्राथमिक जानकारी को लेके तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।